नमस्कार दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री की ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें मैंने आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताया था। तो इस सेकंड क्लास को चालू करने से पहले मैं आपको पीछे की चीज़ें थोड़ा सा बता दूं ताकि आपका रिवीजन हो सके। इससे पहले मैंने 1857 की क्रांति के बारे में बताया था और बताया था कि 1857 की क्रांति चालू होने से पहले बहुत से ऐसे छोटे छोटे रिवोल्ट हुए थे, जिसके कारण यह 1857 की क्रांति की घटना घटित हुई थी। और मैंने 1857 की क्रांति के विषय में बहुत से इतिहासकारों के जो मत हैं उसके बारे में भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, तो हमने देखा था पहले क्लास में विद्रोह, हमने रीजन चालू किया था, कारण विद्रोह के कारण चालू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पॉलिटिकल रीजन देखा था, जो जिसमें मुख्यतः दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसमें पहला था लॉर्ड वेलीजली का सब्सिडरी अलायंस और एक सेकंड था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी का, जो कि पॉलिटिकल रीजन के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और भी इस रीजन में मैंने बताया था जैसे कि जो मुगल किंग थे उसको कैसे अंग्रेजों ने लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने के लिए बाध्य किया, उनको अपमानित किया गया, जिससे क्या हुई, जनता में एक अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना पैदा हुई। ऐसे बहुत से पॉलिटिकल रीजंस के बारे में मैंने आपको इस पहले लेक्चर में बताया था। चलिए, इस 1857 की क्रांति के कारणों में आगे बढ़ते हुए पॉलिटिकल रीजन के बाद आज हम लोग चालू करने वाले हैं इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, तो आज चलो स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक रीजन से अपनी क्लासेस को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप इकोनॉमिक रीजन में कि भारत में कंपनी की सभी नीतियों के मूल में भारत का आर्थिक शोषण करना, अपना मुनाफा बढ़ाना था। यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजों ने जो भी पॉलिसी बनाई उसका मेन मकसद ये था कि भारत का अधिक से अधिक शोषण कर अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। कंपनी का मेन मोटो था, इनकी पॉलिसी का मेन मोटो क्या था कि अधिक से अधिक भारत का शोषण कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। तो देखिएगा आर्थिक शोषण में सबसे पहले देखिएगा आर्थिक कारण में क्या थी, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसका मूल क्या था, भारतीयों को शोषण करना। तो इसी प्रकार इसने कंपनी और भारतीय जनता के मध्य हितों में एक स्वाभाविक संघर्ष चालू हो गया आर्थिक शोषण के वजह से। कंपनी ने आर्थिक शोषण इतना अधिक कर दिया था जिसके कारण क्या हुई, विद्रोह के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो गई। अंग्रेजों ने शोषण इतना तीव्र गति से करना चालू कर दिया था जिससे लोगों में असंतोष की भावना पैदा होना चालू हो गई और यह विद्रोह के लिए ये लोग खड़े हो गए। आर्थिक शोषण इतना तीव्र था। देखिएगा इस आर्थिक शोषण का सबसे ज्यादा प्रभाव क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए इसमें, ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र इसलिए प्रभावित हुए कि क्योंकि पूरी ग्रामीण जनता कृषि से संबंधित थी। और देखिएगा यहाँ पर एक चीज देखने की बात यह है कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वह क्या हुई, ग्रामीण क्षेत्रों से चालू होते होते हुए कहां तक चली गई, हमारी इंडस्ट्रियल एरिया तक। धीरे धीरे इनकी पॉलिसी ये थी कि पहले कृषकों को इन्होंने क्या किया, परेशान किया, बहुत इनका शोषण किया। फिर कृषकों से क्या हुई, ये धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एरिया की ओर बढ़े और हमारे कपड़ा उद्योग को इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, नष्ट कर दिया। इस अभी आगे के पॉइंट में आप देखेंगे, इससे रिलेटेड मैं सारे पॉइंट इसमें नोट किया हूं, आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि मैंने कहा कि इसका सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी सत्ता के प्रति असंतोष के दो कारण थे इसको, और दो रूपों में देखे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या था, इसमें भूमि की क्षमता से अधिक लगान दर। देखिएगा यहाँ पर क्या थी, जितना किसान एक क्षेत्र या भूमि से उपज उगाते थे उससे अधिक क्या करना पड़ता था, उसको लगान के रूप में देना पड़ता था, जो यह किसानों के लिए बहुत ही अधिक था। इसको चुका पाने में वो क्या थे, असमर्थ थे। तो सबसे पहला पॉइंट था भूमि की क्षमता से अधिक लगान दर। और दूसरा देखिएगा यहाँ पर इनकी एक पॉलिसी थी, भूमि को क्या करना, निजी संपत्ति बनाना। इनका दूसरा पॉइंट यह कहता है कि भूमि को क्या किया जाए, निजी संपत्ति बनाया जाए ताकि इसका हस्तांतरण अधिक से अधिक किया जा सके। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे मुख्य अंग्रेजों के
द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आगे चलिए देखते हैं। देखिएगा, अंग्रेजों ने यहाँ पर एक एक्ट लाया था 1856 में। उन्होंने 1856 में एक एक्ट लाया जिसे कहते हैं भूमि प्रबंध अधिनियम, लैंड मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1856। इसमें देखिएगा, इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या किया कि जो अवध के तालुकादार थे उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए। यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा क्या किए, वहां के उन्होंने जितने भी तालुकादार थे उनके सारे अधिकार को समाप्त कर दिए, जिसके कारण जमींदारों एवं किसानों को नई व्यवस्था के अनुसार लगान चुका पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। मतलब इस नए एक्ट के तहत क्या था, रेंट रेट इतने अधिक थे कि तालुकादार को उनके अधिकार तो सबसे पहले समाप्त कर दिए गए, और जो रेंट लगाया गया वह इतना अधिक था कि उनको चुका पाना किसानों और जमींदारों के लिए असंभव सा था। तो इसी में देखेंगे आगे, जिसके कारण क्या हुआ था, इस एक्ट के कारण इनकी कृषि भूमि नीलाम कर दी गई। बहुत से किसान क्या हुआ, इस एक्ट के तहत अपना लगान नहीं दे पाए, अपना कर नहीं चुका पाए, जिनके कारण क्या हुई, इनकी सारी कृषि भूमि नीलाम कर दी गई। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनकी जो पॉलिसी थी वह कृषि क्षेत्र से प्रारंभ होकर धीरे धीरे हमारे सूती वस्त्र उद्योग की ओर बढ़ी। तो देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही कृषि भूमि नीलाम की गई तो इसका अंग्रेजों ने नेक्स्ट जो कदम उठाया वह हमारे सूती वस्त्र उद्योग की ओर था। देखिएगा, इस टॉपिक में लास्ट पॉइंट है। देखिएगा इसमें क्या हुई, भारत से इंग्लैंड को निर्यात होने वाले मलमल एवं कैलिको सूती, क्या हुआ, धीरे धीरे जो मलमल और कैलिको, इसमें लिखा है मसलिन एंड कैलिको सूती, जो वस्त्र थे वह क्या हुए, उस पर टैक्स अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा लगाना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि हमारे जो मलमल और कैलिको सूती थे उस पर 27 और 71% एवं रेशमी कपड़ों पर 90% का कर लगाया गया, ताकि यह कपड़े क्या हो सके, कम निर्यात हो सके। इनका टैक्स लगाने का एक उद्देश्य था ताकि जो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग थे वो धीरे धीरे क्या हो सके, नष्ट हो सके। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, इनके टैक्स अधिक लगाने का कारण यह था कि यह सूती वस्त्र जैसे ही इंग्लैंड पहुंचे, इन पे टैक्स इतने अधिक थे कि यह विदेशी कपड़ों के मुकाबले बहुत महंगे होते थे, जिससे इनका क्या हो गया, जिससे क्या हुआ कि इनका व्यापार बहुत ही कम होने लगा और धीरे धीरे भारतीय कपड़ों की बिक्री बहुत ही कम हो गई, जिससे हमारा क्या हुआ, हमारा सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही कमजोर हो गया। यहां पर देखिएगा, अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, भारतीय कपड़ों पर बहुत ही अधिक टैक्स लगाया जाता था। जैसा कि आप देख रहे होंगे, 27% और 71% और 90% का टैक्स हमारे भारतीय रेशमी कपड़ों पर लगाया जाता था। लेकिन अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, जैसा कि इंग्लैंड से जो भी कपड़े भारत आते थे उन पे बहुत ही कम टैक्स लगाया जाता था। जैसे कि अंग्रेजी सूती और रेशमी वस्त्रों पर 3.5% और गर्म कपड़ों पर 2% का मात्र कर लगाया जाता था। इससे क्या होता था कि इंग्लैंड से आने वाले कपड़े भारतीय बाजार में बहुत सस्ते होते थे, और सस्ते होने के कारण बहुत ही तीव्र गति से बिकते थे, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा सूती वस्त्र उद्योग धीरे धीरे प्रभावित होता चला गया और बहुत ही कमजोर स्थिति में पहुंच गया हमारा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग इतना कमजोर हो गया कि जिसके कारण यह हुआ कि इंग्लैंड में भारत का सूती और रेशमी कपड़ा जाना ही बंद हो गया। इसका भारत के कपड़ा उद्योग पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्षेत्र के इन सभी नीतियों का कृषि क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और कृषि पर भार बढ़ता गया, जिसने कृषकों को जो लगान ना चुका पाने की समस्या से पहले ही गुजर रहे थे, कृषि छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। अंग्रेजों ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत क्या हो सके, जो उनके कपड़े थे वह भारत में आने के समय बहुत ही कम टैक्स उन पर लगाया जाता था, जिससे वो भारत में बहुत सस्ते होते थे। और वही भारत के जो रेशमी और मलमल कपड़े थे जो इंग्लैंड भेजे जाते थे, उन पर बहुत अधिक टैक्स लगाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण वो बहुत ही महंगे बिकते थे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे हमारा सूती वस्त्र उद्योग कमजोर होता चला गया। बहुत से कृषक वर्ग इससे प्रभावित हुए और इससे बहुत सारे किसानों ने क्या की, कृषि कार्य अपना करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई मांग ही नहीं बचा था सूती कपड़ों के लिए।
कोई डिमांड नहीं था, इसलिए क्या किया, कृषकों ने धीरे धीरे कृषि कार्य करना ही बंद कर दिया। कृषकों को कृषि कार्य बंद कर देने पर इसका भी परिणाम बहुत बुरा हुआ। देखिएगा मैंने इसमें लिखा है 1770 एडी में, देखिएगा 1770 एडी से 1857 एडी के बीच में लगभग भारत में बड़ा 12 बहुत बड़े और छोटे अकाल पड़े, फिनोमेनस आए, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, बहुत ही कमजोर हो गई थी। जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी। लोगों इस 12 बड़े और छोटे अकाल के कारण क्या हुई थी, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर हमारा आर्थिक कारण कंप्लीट होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमने क्या फार्मर्स से लेकर पूरे हमारे सूती वस्त्र उद्योग तक का मैंने चर्चा किया है। देखिएगा यहाँ पर आपने मेरे इस कंटेंट को देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी। अंग्रेजों की पॉलिसी थी एकदम सिंपल थी। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या उन्होंने ग्रामीणों को इफेक्ट किया, हमारी कृषि व्यवस्था को बहुत ही कमजोर बनाया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा सूती वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उस समय बहुत ही मजबूत स्तंभ माना जाता था सूती वस्त्र उद्योग को, क्योंकि हमारा सूती वस्त्र उद्योग पूरे वर्ल्ड फेमस है, जिसको क्या किया अंग्रेजों ने धीरे धीरे नष्ट किया। देखिएगा यहाँ पर हमारा यही आर्थिक कारण था। और आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम सामाजिक धार्मिक कारण, सोशो रिलीजियस रीजंस को देखते हैं। देखिएगा सोशो रिलीजियस रीजन में सबसे पहले कि कंपनी की जो नीतियां थी, कंपनी की जो पॉलिसी थी, कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी कि कंपनी की पॉलिसीज ऐसी थी कि अधिक से अधिक ईसाई मिशनरियों को भारत लाया जाए और क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जाए। देखिएगा यहाँ पर अब धीरे धीरे क्या कर रहे थे अंग्रेज, भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे क्या हुआ था कि जैसे जैसे ईसाई मिशनरीज भारत आ रहे थे तो भारतीय लोगों में उनको अपनी सभ्यता और संस्कृति खतरे में महसूस होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय लोगों ने इसका बहुत ही विरोध किया। सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के संबंध में बनाए गए कानून को भी लोगों ने अपनी व्यवस्था पर आघात माना। देखिएगा यहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत सी ऐसी नीतियां बनाई जो क्या थी, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के संबंध में ऐसी नीतियां बनाई जिससे क्या हुआ, भारतीय लोगों का शोषण ही किया। इसलिए उन्होंने इनके जो नीति थी, इनकी जो पॉलिसी थी, उनको क्या माना, अपनी व्यवस्था पर आघात माना। देखिएगा कंपनी के द्वारा बहुत सी गतिविधियां की गई, जिससे क्या हुआ, भारतीय लोगों को क्या हुआ, कंपनी के द्वारा बहुत सी ऐसी गतिविधियां की गई जिसके द्वारा भारतीयों को बल मिला, बहुत ही बल मिला। देखिएगा यहाँ पर उनके द्वारा बहुत से ऐसे कदम उठाए गए जिससे इस रिवोल्ट के प्रति भारतीय लोगों को बल मिला। देखिएगा इसमें पहला पॉइंट क्या था, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें पहला पॉइंट था अंग्रेजों की नस्लवादी नीति। देखिएगा नस्लवादी नीति के तहत क्या हुआ, नस्लीय भेदभाव को संरक्षण दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश लोग थे उनकी सेना में बहुत से भारतीय सैनिक भी थे, तो उनके साथ ही बहुत ही नस्लीय भेदभाव किया जाता था। गोरे और काले वाली तो आप जानते ही होंगे कि भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, नस्लीय भेदभाव बहुत ज्यादा किया जाता था। तो उनकी पॉलिसी ही ऐसी थी जिनके कारण क्या हुआ, इस विद्रोह के प्रति लोगों को बल मिला। यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिएगा, 1813 ईस्वी से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी। पहले 1813 से पहले क्या था, 1813 से पहले क्या था, ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 1813 के आदेश पत्र द्वारा उन्हें भारत आने की सुविधा प्रदान की गई। 1813 के बाद क्या की गई, इनको एक ऑर्डर जारी किया गया और इन्हें भारत आने की सुविधा प्रदान की गई। अठारह में क्या हुआ, इन्हें भारत आने की आज्ञा प्रदान की गई 1813 के बाद। देखिएगा 1856 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया। देखिएगा अंग्रेजों के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया, 1856 एडी में एक एक्ट लाया गया जिसे द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट कहते हैं, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार
माना गया, साथ ही उन्हें सरकारी नौकरियों की सुविधा प्रदान की गई। देखिएगा, अंग्रेजों की ये पॉलिसी के पीछे एक बहुत बड़ा चतुराई भरा कदम था। देखिएगा, इन्होंने ये एक्ट लाया और क्या कहा कि ईसाई धर्म, जो भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उन्हें क्या, उसे अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार भी माना जाएगा और साथ में उनको सरकारी नौकरी में सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस पॉलिसी के पीछे इनका मकसद क्या था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया जा सके। इसके साथ ही आगे उन्होंने क्या किया, सेना में भर्ती होने वालों को युद्ध के लिए कहीं भी भेजा जा सकता था। अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी भारतीय व्यक्ति थे उनको सेना में भर्ती करके युद्ध के लिए कहीं भी भेजा जा सकता था। जैसा कि आप सभी को पहले मैंने बता चुका है कि हिंदुओं के लिए क्या करना था, समुद्र पार करना पाप समझा माना जाता था, या वे समझते थे कि अगर हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनकी ऐसी मानसिकता थी। तो क्या हुआ था, अफगान युद्ध के दौरान सिपाहियों को कैसा भी और कुछ भी खाने पर मजबूर किया गया, जिससे क्या हुआ, इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो अफगान वॉर के दौरान क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भी भेजा गया और किसी भी परिस्थिति में रहने और कुछ भी खाने के लिए बाध्य किया गया, जिससे क्या हुआ, वॉर के दौरान मतलब बहुत से क्या होते थे, जो भारतीय सैनिक थे वे शुद्ध शाकाहारी होते थे, तो कुछ भी खाने के लिए, मांस भी खाने के लिए क्या किया गया, इनको बाध्य किया गया, जिससे इनकी क्या हुई, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा। और जैसा कि मैंने बताया कि समुद्र पार करना ये लोग क्या मानते थे, अपना धर्म भ्रष्ट मानते थे। तो इन सारे कारणों से क्या हुआ था, इनके भारतीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, जो कि एक रिवोल्ट का महत्वपूर्ण कारण बनी। आगे हम चलते हैं और इसी में आगे देखते हैं हम लोग सैनिक कारण देखेंगे। अभी चलिए देखते हैं हम अब सैनिक मिलिट्री रीजन्स देखते हैं। मिलिट्री रीजन में सैनिक कारण में देखिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिपाहियों एवं कृषकों की जो भूमिका थी उसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर सैनिक क्या था, अपने गांव से जुड़ा हुआ था, गांव का हर समस्या उसकी अपनी समस्या थी। लेकिन सैनिकों की कुछ विशिष्ट शिकायतें भी थी, जिसके कारण क्या हुआ थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति उनके प्रति असंतोष की भावना इनमें पैदा हो गई थी। देखिएगा, मैंने जैसे बताया था कि पहले कि आपने देखा होगा, अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट और सैनिकों के मध्य प्रमुख विवाद क्या होता था, सैलरी को लेकर थी, वेतन भत्ते को लेकर थी। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें क्या थी, भारतीय सैनिक भी थे, किंतु अंग्रेज सैनिकों के तुलना में भारतीय सैनिकों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। इसलिए यह प्रमुख मुद्दा था वेतन का, जिसके कारण सरकार और भारतीय सैनिकों के मध्य विवाद हुआ करता था। आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्या हुआ था 1856 ईस्वी में लगभग जो ब्रिटिश सेना थी उसमें लगभग 2,38,000 भारतीय सैनिक थे और 45,322 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु सेना के कुल व्यय का 50% लगभग यूरोपीय सैनिकों पर खर्च किया जाता था। देखिएगा, यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, 1856 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय उनकी सेना में सबसे अधिक क्या थे, भारतीय सैनिक थे। लगभग 2.5 लाख के आसपास क्या थे, 2.5 लाख के आसपास भारतीय सैनिक थे। लेकिन जो इनके एक्सपेंडिचर के लिए जो फंड आया करता था उसका लगभग 50% क्या होता था, यूरोपीय 50% से अधिक क्या होता था, यूरोपीय सैनिकों पर खर्च किया जाता था। क्या होता था, 50% से अधिक यूरोपीय सैनिकों पर खर्च किया जाता था, जिसके कारण क्या हुए, भारतीय सैनिकों में एक असंतोष की भावना पैदा हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, जो विद्रोह का एक कारण भी बनी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें। देखिएगा क्या होता था, एक भारतीय सैनिक सेवा काल में अधिकतम क्या होता था, 174 रुपए ही वेतन पा सकता था, जबकि यूरोपीय सैनिक प्रारंभ में ही इतना वेतन प्राप्त कर लेता था। देखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक भारतीय सैनिक अपने पूरे सेवा काल में अधिकतम, जब तक वह ड्यूटी करेगा, अपने अधिकतम सेवा काल में वह 174 रुपए पर मंथ से अधिक की सैलरी प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन क्या होता था, जैसे ही कोई यूरोपीय व्यक्ति था, यूरोपीय सैनिक होता था, वो क्या होता था, जैसे ही मिलिट्री में वह आता था तो उसकी
सैलरी प्रारंभ में ही इतनी 174 रुपए के आसपास होती थी। तो यहाँ पर सैलरी में देखिएगा बहुत ही डिफरेंस होता था। मतलब एक भारतीय व्यक्ति क्या हो सकता था, अपने सेवा काल में अधिकतम 174 रुपए ही प्राप्त कर सकता था पर मंथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, सॉरी पर मंथ बोल रहा हूं, ये पर शायद एनम है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा कि जो विदेशी सैनिक होते थे, यूरोपियन सैनिक होते थे, वह शुरुआत में ही अपना इतना वेतन प्राप्त कर लेते थे। आगे चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, 1856 में एक एक्ट आया, ठीक है, जनरल आर्मी रिक्रूटमेंट एक्ट 1856, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या होता था कि इस एक्ट के तहत जितने भी भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था, उनको वॉर के लिए, युद्ध के लिए क्या हो सकता था, कहीं भी भेजा जा सकता था उचित वेतन भत्ते के। उनको इसके बदले क्या होगा, कोई भी अनाउंसेस नहीं दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1856 ईस्वी के सामान्य सेना भर्ती अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता था। सैनिकों को बिना भत्ते के दूर भेजा जा सकता था, जैसे पंजाब एवं सिंध में लड़ते समय अंग्रेज द्वारा विदेशी सेवा भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था। क्या हुआ था, पंजाब और सिंध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय व्यक्तियों को क्या हुआ था, वेतन भत्ता देने से इनकार कर दिया था। और यहां पर आप देखेंगे 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, जो पोस्टल सर्विसेज थी क्या की कर दी गई, 1854 में समाप्त कर दी गई। जो भारतीय सैनिकों के लिए क्या थी, एक निःशुल्क व्यवस्था थी कि वह निःशुल्क क्या कर सकते थे, पत्र अपने परिवार को भेज सकते थे। लेकिन 1854 ईस्वी में क्या किया, अंग्रेजों ने इस अधिनियम को बंद कर दिया, इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुई, सैनिकों की धार्मिक भावना एवं सेना में नस्लवाद की भावना पैदा हुई, ठीक है। आप देख सकते हैं नस्लवाद की तो समस्या शुरू से ही थी और धार्मिक भावना को भी बहुत ही ठेस पहुंचाया गया था। तो सैनिक रीजन में इतना ही था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो तत्कालिक कारण है इमीडिएट कसेस, वह भी एक सैनिक कारण ही था, लेकिन इमीडिएट कसेस के अंदर उसको हम देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और इमीडिएट कसेस की ओर, तत्कालिक कारण की ओर। जैसा आप सभी को यह पता होगा कि तत्कालिक कारण क्या थे, आप सभी को पता था कि एक ग्रिस्ट का एक कार्ट्रिज था, ठीक है। क्या थी, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 1857 में विद्रोह का तत्कालिक कारण माना गया। आप सभी को पता था जो कार्ट्रिज था उसमें जो ग्रीस थी क्या थी, वह गाय और सुअर की चर्बी से बनी थी, जिसके कारण क्या हुई थी, सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, जिसके कारण यह विद्रोह प्रारंभ हो गया था। तो देखिएगा, चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। यहाँ पर देखिएगा, कैनिंग गवर्नमेंट थी, जो लॉर्ड कैनिंग की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया था, 1857 ईस्वी में सैनिकों के प्रयोग के लिए पुरानी वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। क्या किया उन्होंने, जो पुरानी लोहे की ब्राउन बेस बंदूक थी उसको बंद करवा के नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया, जिनमें कारतूसों को लगाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, क्या करना पड़ता था, ग्रीस कार्टेज को दांत से खींचना पड़ता था, क्योंकि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। जो कार्टेज था, ग्रीस कार्टेज था, उसमें क्या थी, गाय की और सुअर की चर्बी लगी थी। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। जो भी सेना में हिंदू और मुसलमान सैनिक थे, क्या वो इनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची और वो क्या हुए, भड़क उठे, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। ठीक है, आप सभी को पता है कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, तो ये इसके तत्कालिक कारण थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो ग्रीस कार्टेज है वह कैसे बना है और कैसे दांत से खींचना पड़ता था और उसको इनफील्ड राइफल में लोग फील करते थे। ठीक है, तो ये हमारा इमीडिएट केसेस था। इसको अब यहां तक देखने के बाद अब हम देखेंगे कि विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ और यह विद्रोह कैसे कैसे चालू हुआ। दिल्ली, यह विद्रोह फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली पहुंचा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और अन्य क्षेत्रों तक यह फैल गया। मतलब दक्षिण भारत को छोड़कर यह पूरे उत्तर भारत और मिड भारत में क्या हुआ, बुरी तरीके से फैल चुका था। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।